Hello friends, I welcome you all to our beautiful channel, Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज में डील कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ओके, फिर इसके बाद हम अपनी हेलोजन डेरिवेटिव की सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, अल्काइल हैलाइड भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। किसके बारे में? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम आरडीएस या फिर स्लो स्टेप के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम स्लो स्टेप या फिर आरडीएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये होने के बाद जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, और जो तीसरी चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं कैटालिस्ट के बारे में। ओके, कैटालिस्ट को हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बट शॉर्ट में उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर आरडीएस? तो ध्यान दीजिए। तो आरडीएस का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूं कि आरडीएस जनरली क्या होता है। एक किसी रिएक्शन, जनरली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। जरा सोच के देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या? एक ऐसा स्टेप जिसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो सर आपने एलिमेंटरी के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि एलिमेंटरी तो एक ही स्टेप का होता है, चाहे वो स्लो हो चाहे फास्ट हो, वही उसका क्या डिसाइड करेगा? रेट। तो जनरली आप जब भी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पढ़ोगे, ये किस में पढ़ोगे? जी हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और आप सबको मैंने पहले से बता के रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप को हम एलिमेंटरी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी रिएक्शन या फिर एलिमेंटरी स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर 2 या 3 स्टेप में हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 एलिमेंटरी स्टेप है। अगर वो 3 स्टेप में हो रहा है तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 3 स्टेप है। हर एक स्टेप क्या है? एलिमेंटरी। लेकिन उसमें से एक कोई स्टेप होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही होगा स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप को क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल, और वो होगा आपके टेक्स्ट बुक का। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि है कुछ इस तरह से, 2NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2। ये सब आप जानते हो। ये NO2Cl ये एक गैस है, और ये भी क्या है? एक गैस, और ये भी है एक गैस। जी हाँ, क्लोरीन सबको पता है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है, और ये भी एक गैस है जो कि एडिशन प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरीन का। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? एक, जी हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये स्टेप में होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसा होता है। हाँ सर, आप पहले बताए थे स्टेप में होता है। तो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, Na2Cl, और ये टूट के दे देता है NO2 प्लस Cl। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल NO2Cl रिएक्ट्स विद नेसेंट क्लोरीन। देखिए ये नेसेंट क्लोरीन है। नेसेंट क्लोरीन मतलब जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बहुत ही रिएक्टिव है ये, और इसे मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इससे रिएक्ट करेगा और ये दे देगा NO2 प्लस Cl2। अब देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन जो आप लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप था, ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। यहाँ पे आप लिखोगे ओवरऑल रिएक्शन। क्या? ओवरऑल रिएक्शन। तो जैसे कि आप सबने स्टार्टिंग में सुना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दैट स्टेप ऑन विच द एंटायर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ओके, एक ऐसा स्टेप होता है रिएक्शन में जिसके ऊपर पूरा रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। ठीक है, तो जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये NO2Cl है, ये टूट जाता है। तो इसको अगर अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा? इस स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, बॉन्ड तोड़ना है तो उसको एनर्जी लगती है, और जिस भी प्रोसेस को एनर्जी लगती है वो बहुत ही स्लो होते हैं। तो इसे हम कहते हैं
स्लो स्टेप। तो सर क्या यही आरडीएस होगा? पहले सुनिए तो, पहले मेरी बातों को सुनिए तो ये NO2Cl इससे रिएक्ट होता है, NO2 और Cl2 दे देता है, और ये एक फास्ट स्टेप है। जी हाँ, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको तो दिया होगा डेटा में। डेटा में क्या होगा? दिया होगा। अगर सर नहीं दिया होगा तो नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे सर? तब की बात पे मैं आता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। मतलब मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो पहला वाला स्टेप है ये होता है 15 मिनट्स में। जी हाँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 15 मिनट्स में होता है, ठीक है। और ये जो स्टेप होता है ये होता है मान लीजिए 3 मिनट में। ओके, ये 3 मिनट में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन को कितना टाइम लगता है? जी हाँ, 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो टाइम लगा वो किसको लगा? ये पहले स्टेप। अगर ये पहला वाला स्टेप अगर सिर्फ 5 मिनट में हो जाता तो, मान लीजिए अगर 5 मिनट में हो जाता तो क्या होता? जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस ही फास्ट हो जाता, पूरा रिएक्शन की स्पीड ही फास्ट हो जाती। मतलब पूरे रिएक्शन को जनरल में कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 18 मिनट, ठीक है। बट अगर ये पहला वाला स्टेप सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो तो रिएक्शन 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। मतलब इस पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है ये पहले स्टेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कि यही स्टेप डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है। इसीलिए आप इसे कहोगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आज सबको समझ में? सर यहाँ पे तो लिखा था स्लो और फास्ट, जब नहीं लिखा होगा तब क्या करेंगे? देखिए, जब नहीं लिखा होगा तो आपके पास दो सिचुएशन आता है। एक तो पहले आता है कि आप बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप को, ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप को आप क्या मान लेंगे? RDS। दूसरा एक आती है स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो सर आपने क्यों पढ़ाया? प्यारे बच्चों, इसे हमें पढ़ना होगा एंट्रेंस के सेक्शन में। तो अभी जस्ट बता देता हूँ। तो याद रखना, बॉन्ड टूटने वाला प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन बॉन्ड बनता बड़ा फास्ट है। क्यों? बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो प्रोसेस मतलब जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही सिंपल सा डाउट आता है बच्चों को कि सर आप बार बार ये स्लो स्टेप में इतना इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हो, इस RDS में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? क्योंकि प्यारे बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। अब जिन लोगों को ये स्लो और फास्ट नहीं समझा तो उन लोगों को मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है रमेश, ओके, और रमेश की हो रही है शादी। ओके, रमेश की क्या हो रही है? शादी। और मैंने 3 लोगों को हायर किया है। पहले जो लड़के का नाम है उसका नाम है अजय। क्या नाम है? अजय। और दूसरे का नाम क्या है? विजय। समझ में आया? पहले का नाम अजय, दूसरे का नाम विजय, और तीसरे का नाम क्या? जय। ओके, और ये तीनों को मैंने एक एक काम दे दिया है। क्या काम दिया है? रमेश की शादी है और मैं हैंडल कर रहा हूँ। और मैंने क्या बोला? अजय को बोला कि अजय तू एनवलप पे सारे गेस्ट का नाम लिखेगा। तो ये क्या कर रहा है अजय? एनवलप पे गेस्ट का नाम लिख रहा है। और ये विजय क्या कर रहा है? जी हाँ, ये जो इनविटेशन कार्ड है उसको एनवलप के अंदर डाल रहा है। तो विजय का काम तो काफी सिंपल है। क्या सिंपल काम है? सिंपल, एनवलप के अंदर कार्ड को डाल देना। एनवलप के अंदर क्या करना? कार्ड को डाल देना। और तीसरा जो काम है वो जय का है, और जय का काम मेहनत वाला है। क्या करना है जय को? ये जो इनविटेशन कार्ड है इसको जाके घर घर पहुंचाना है। ओके, अब देखिए होता क्या है। अजय ये बहुत ही आलसी टाइप का है। ओके, तो ये क्या करता है? ये एनवलप पे नाम फटाफट नहीं लिखता, जिसके वजह से विजय को एनवलप के अंदर कार्ड इंसर्ट करने में टाइम लगता है। और जिसकी वजह से अपना जो जय है उसे घर घर, मतलब अपने रिलेटिव के पास, गेस्ट के पास कार्ड को पहुंचाने में, इनविटेशन कार्ड को पहुंचाने में टाइम लगता है। तो शादी के दिन क्या होता है? रमेश की शादी में बहुत ही कम लोग आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कौन सबसे फॉल्टी स्टेप वाला था?
जी हाँ, अजय। अजय का जो स्टेप था वो काफी फॉल्टी था। फॉल्टी मतलब वो बहुत स्लो काम कर रहे थे। और बहुत स्लो काम करने की वजह से हुआ क्या? बहुत स्लो काम करने की वजह से ये जो एनवलप के अंदर कार्ड इंसर्ट करने का काम था विजय का, वो स्लो हो गया। मतलब क्या, इस स्टेप के वजह से, अजय के स्टेप की वजह से पूरा प्रोसेस ही स्लो हो गया। तो अगर अजय जी फास्ट काम कर देते तो शायद रमेश जी की शादी में सब कोई आ जाते, शायद दुल्हन भी आ जाती। जी बस मजाक कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद ये था, आपको ये समझाना था कि 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 ये जो पूरा स्टेप जो मैंने आपको बताया इनविटेशन कार्ड को पहुंचाने का, इसमें सबसे स्लो स्टेप क्या था? अजय वाला स्टेप। ठीक है, इसकी वजह से पूरा प्रोसेस क्या हो गया? स्लो। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जरा फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए, लिख लीजिए फटाफट। एकदम बारीकी से लिखिएगा हर एक चीज को। जी हाँ, आपको वो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने NO2Cl का दिया है इसे जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का ही। जी हाँ, आपने पॉज भी कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। तो याद आया आपको, समझ में आया कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है? तो जी, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से एक रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, फिर उसके आगे बढ़ता हूँ। यही वाला रिएक्शन मैं फिर से ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे लिखा था मैंने NO2Cl गिव्स व्हाट, NO2 प्लस क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या था? NO2Cl प्लस नेसेंट क्लोरीन गिव्स व्हाट, NO2 प्लस Cl2। ये स्लो स्टेप हो गया और ये क्या हो गया? फास्ट। ठीक है, अब किसी ने कहा कि इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए। क्या लिखना है आपने को? रेट लॉ। जी आप सबको पता होगा, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली स्लो स्टेप का जो भी रिएक्टेंट वाला पार्ट है और वो जैसा भी है उसे लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू के इंटू NO2Cl। NO2Cl, देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर पे भी क्या आएगा? 1। और इसको देख के आप क्या बोल सकते हो? ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो ऑर्डर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का पावर। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है? 1। और क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। तो इसका एलिमेंटरी रिएक्शन, और कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंटरी रिएक्शन है? ये स्लो स्टेप वाला। तो इसमें कितने रिएक्टेंट है? एक। तो एक से इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। इस कंसेप्ट को प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से सीखो, क्योंकि इसी के ऊपर अपना हेलोजन डेरिवेटिव भी डिपेंड है। उसमें आप पढ़ोगे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसके लिए तो ये सब इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऐसा रिएक्शन है, A प्लस बी इज गिविंग सी। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है और ये कुछ ऐसे होता है, A प्लस डी इज गिविंग एम, एम इज गिविंग, एम इज गिविंग सी। तो सर इसमें मान लीजिए ये स्लो स्टेप है, तो क्या हम इसका रेट ऐसे लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। जी हाँ, आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। याद रखिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो आप पावर में भी लिख दो। मान लीजिए कोई स्लो स्टेप में इधर कोएफिशिएंट 2 आया, तो आप पावर में 2 लिख देना। लेकिन याद रखना वो स्लो स्टेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लो स्टेप। बिल्कुल घबराइए मत, मैं अब भी आपको इसका प्रैक्टिस भी देने वाला हूँ। चलिए अब लगे हाथ हम दूसरी चीज भी सीख लेते हैं। क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो क्या होता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले डेफिनेशन को सुन लीजिए। इज अ केमिकल स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड इन वन पर्टिकुलर स्टेप एंड गेट्स कंज्यूम इन द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव स्टेप। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन के पहले स्टेप में बनता है और नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाता है। ये रिएक्शन के पहले स्टेप में बनता है और नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम होता है। अगर सर रिएक्शन 4 स्टेप का हो तो आप देखिए,
देखिए किस स्टेप में कुछ बन रहा है और वो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले स्टेप में ही बने, वो दूसरे में भी बन सकता है, तीसरे में भी बन सकता है, लेकिन लेकिन अगर वो दूसरे में बना तो तीसरे में कंज्यूम होगा। आ रहा है आपको समझ में? और तीसरे में बना है तो चौथे में कंज्यूम होगा, लेकिन लेकिन जब वो बना है उसके नेक्स्ट स्टेप में उसे कंज्यूम होना है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं होता। तो सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो आप डेफिनेशन ही लिख दोगे। क्या डेफिनेशन? फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? नेवर अपीयर्स इन एन इन अ ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में ये कभी भी अपीयर नहीं होता, मतलब आपको ओवरऑल रिएक्शन में ये कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है। दूसरी चीज, फॉर्म्ड इन वन स्टेप, फॉर्म्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन एंड कंज्यूम्ड इन नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव स्टेप, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव स्टेप, जस्ट उसके बाद वाले स्टेप में ये क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एकदम जबरदस्त हिंट देता हूँ, याद रखिए, जबरदस्त हिंट देता हूँ। ओके। ये हमेशा राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस होगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्रोड्यूस। और किसी भी स्टेप के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये, जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में कंज्यूम। लेफ्ट हैंड साइड में कंज्यूम। जरा इस रिएक्शन को देख के मुझे बताइए कि कौन है इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलिए देखिए, फटाफट देखिए और मुझे बताइए फटाफट। अरे सर, ये तो आपने बड़ी सी सिंपल सी चीज पूछ दी। आपका ये हिंट बड़ा कामगार, हिंट से ही सारा काम हो जाएगा। जी हाँ, आप हिंट से ही समझ लीजिए। तो हाँ सर, मुझे तो दिख गया कि इसमें कुछ कॉमन जो दिख रहा है वो क्लोरीन है। तो आप एकदम सही समझ गए। ये क्लोरीन जो है ये कैंसल हो जाएगा और ओवरऑल रिएक्शन में ये नहीं दिखाई देने वाला है। तो आपको क्या दिखेगा? 2NO2Cl will be giving you 2NO2 plus Cl2। है समझ में? तो इसमें इंटरमीडिएट क्या हो गया? जी हाँ, Cl। Cl इज अ Ri। Ri मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। ठीक है। इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो ए बी एम दे रहा है और एम से क्या बन रहा है? सी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा सर? एम होगा, एम। जी हाँ, एम होगा। ये तो चल नहीं रही, तो ये होगा एम, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बिल्कुल भी डरिए मत, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दूंगा जिससे आप समझ जाओ। तो अब आते हैं तीसरी चीजों पे, मतलब थर्ड थिंग पे। और थर्ड थिंग क्या है? जी हाँ, दैट इज कैटलिस्ट। दैट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्सीलरेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो जो केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है। एक्चुअल में मैं अगर कहना चाहूँ तो कैटलिस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है। अल्टर मतलब चेंज कर देता है। तो कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक जो रेट को बढ़ा दे और एक जो रेट को कम कर दे। लेकिन एज ए केमिस्ट, एज ए काइनेटिक्स चैप्टर में हम तो उसी कैटलिस्ट के बारे में ज्यादा बात करेंगे जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। जी हाँ, आप समझ रहे हो? समझा? तो चलिए फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं कैटलिस्ट। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाते जाइए। ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज नथिंग बट कैटालिस्ट के बारे में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैटालिस्ट। अब हम देखेंगे कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। ओके। और वो रिएक्शन से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको दूंगा एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या
एलिमेंटरी रिएक्शन है। तो बेटा केमिस्ट्री तो नॉलेज बेस्ड है ना, आपको जितना नॉलेज, जितना पता, आप जितना बुक पढ़े रहोगे, आपने टीचर्स की नोट्स को जितना रिवाइज किया है, आपको पता चल जाएगा। मतलब ये पहले से पता होना चाहिए, आप देख के नहीं बता सकते। आया समझ में? चलिए देखिए, तो इस रिएक्शन को मैं लिखता हूँ, एक्चुअल में इसके पहले स्टेप को लिखता हूँ, NO2 प्लस NO2 गिव्स NO3 प्लस NO। अब ये NO3 क्या करता है, ये रिएक्ट कर लेता है CO से और क्या दे देता है, CO2 प्लस NO2। इसमें पहला जो स्टेप है ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली स्लो स्टेप है, और ये जो सेकेंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यही आएगा, ओवरऑल यही आएगा। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इस स्पीशीज को पहचानिए, ये कौन सी स्पीशीज है। सर ये तो राइट में बन रही है, लेफ्ट में कंज्यूम हो रही है, मतलब ये तो कैंसिल होगी। और NO3 इस रिएक्शन में क्या हो गया, जी हाँ, NO3 बन गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। NO3 क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए, तो क्या लिखोगे? सर रेट लॉ तो स्लो से आता है, मतलब R इज इक्वल टू K इंटू NO2, और ये भी NO2, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, K इंटू NO2 का स्क्वायर। ओके, तो इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी हो गई, 2। ऑर्डर कितनी हो गई, 2। और देख रहे हो कितने रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, 1 1। तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो गई, मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी हो गई, 2। तो सर क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो आई होप आपको समझ में आया। सर इस रिएक्शन में एक और चीज दिख रही है, वो है NO2। सर NO2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे रिएक्शन में ये NO2 भी नहीं दिखेगा। तो एक्चुअल में क्या दिखेगा आपको, NO2 प्लस CO गिविंग CO2 प्लस NO। सर बट यहाँ पे तो NO2 आपने 2 बार लिखा है, ये तो मैंने ओवरऑल लिखने के लिए लिखा ना, बट स्लो स्टेप में नो डाउट 2 NO2 मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है। और अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में जो रेट है वो सिर्फ NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसको CO से कुछ लेना देना नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि CO फास्ट स्टेप में आता है। तो इसमें आपने एक चीज क्या देखा, इससे कोई एक और कॉमन चीज आती है जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होती है और नेक्स्ट रिएक्शन के राइट हैंड साइड में कंज्यूम हो जाती है। तो जी हाँ, जब भी आपके रिएक्शन में कैटालिस्ट आएगा, जब भी आपके रिएक्शन में ऐसे कैटालिस्ट दिखाएंगे, वो रिएक्शन के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा और दूसरे रिएक्शन के राइट हैंड साइड। समझे? तो किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड होगा और दूसरे रिएक्शन के राइट हैंड साइड, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि बाबा ये तो कैटालिस्ट है। समझ में आ रही है? हाँ सर कैटालिस्ट का भी समझ में आया। तो एक्चुअली बच्चों कैटालिस्ट करता क्या है पता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, कैटालिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस which changes the path of chemical reaction, changes the path of chemical reaction। अगर आप ये बात बोल दोगे ना तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपको कैटालिस्ट समझ में आता है। चलिए इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक पहाड़ी के इस छोर पे, आप पहाड़ी के इस छोर पे हो और आपको पहाड़ी के इस छोर पे जाना है, मीन्स यू आर स्टैंडिंग एट दिस एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर हिल एंड यू वांट टू गो टुवर्ड्स दैट साइड। तो आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। यहाँ पे जब जाके पहुंचोगे तब कहीं आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली ग्रेविटी भी आपको सपोर्ट करेगी नीचे आने के लिए, बट यहाँ तक जाने में ही आप थक जाओगे। तो आपके प्रिय मित्र हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं? जी हाँ, हेलीकॉप्टर। ओके, और हेलीकॉप्टर में आपको बिठा देते हैं और वो यहाँ से ऐसे ले जाके या फिर ऐसे स्ट्रेट ले जाके ही छोड़ देते हैं। तो एक्चुअल में हेलीकॉप्टर ने किया क्या, हेलीकॉप्टर ने आपके काम को आसान कर दिया, आपके काम को आसान कर दिया और उसने रास्ते को भी चेंज कर दिया। देखिए ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है समझाने के लिए। एक्चुअल में कैटलिस्ट कैसे काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वो सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक एग्जांपल है। और यहाँ पे मैं और एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप देखो तो टीचर्स का काम भी स्टूडेंट के एजुकेशन सिस्टम में कैटलिस्ट का ही है, और टीचर्स भी दो तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज, अगर वो आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा दे तो आपका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है
वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई टीचर है उसने आपको अगर कंफ्यूज कर दिया तो फिर आपकी प्रोसेस में क्या होता है, डिले हो जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर एक टीचर महान है, सबसे आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर वो कंसेप्ट पढ़ा रहा है तो नो डाउट वो एक अलग तरीके से ही पढ़ाएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो कंसेप्ट के बारे में उसको इतना ज़्यादा डिटेल ना हो, बट उसका वे हमेशा यूनिक होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी पढ़ाता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही है, ना कुछ तो कम से कम तरीका, एटीट्यूड। ओके, तो ये था कैटलिस्ट के बारे में एग्जाम्पल, और उसका हिंट क्या था, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और रिएक्शन के राइट हैंड साइड का, किसमें, जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। तो आप कैटलिस्ट की डेफिनेशन ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। अगर आपने नहीं सुना हो तो वीडियो को बोलते हैं पीछे ले जाके आप फिर वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which alters the rate of a chemical reaction, and the catalyst which increases the rate of chemical reaction is called as positive catalyst। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट, ये फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स, ओके, जिससे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ओके, चलिए मैं इसे मिटा देता। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेके, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नो डाउट ये टेक्सचुअली होंगे और इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पे NO2 plus F2 gives NO2F plus nascent fluorine, ओके। फिर NO2 plus F gives NO2F, ओके। ये जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप, और जो दूसरा स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, और आपको ओवरऑल रिएक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2NO2 plus F2 gives 2NO2F, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी गैस है, 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 और ये भी गैस है, और ये भी गैस है। अब इस पूरे रिएक्शन में सबसे पहले आपको लिखना है इसका रेट लॉ। क्या लिखना है, रेट लॉ। दूसरा रखना है आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके। तो आपको पहला क्या लिखना है, रेट लॉ, फिर दूसरा लिखना है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और तीसरा लिखना है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी, ओके। तो रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर खुद से सोचिए। तो मैं लिखता हूँ रेट लॉ। तो मैंने आपको बताया रेट लॉ मतलब क्या, एक्सप्रेशन जिसमें रेट होगा, जिसमें के होगा, ओके। और रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है वो बताना है। तो मैंने आपको बताया था रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, ओके। तो स्लो स्टेप में आप क्या लिखोगे, NO2 और F2। तो रेट लॉ क्या हो गया, R इज इक्वल टू K इंटू NO2 इंटू F2। सर ये कैसे पता चला, जी हाँ, हमेशा याद रखना कि रेट लॉ अगर दिया है और उसमें ये कुछ लिखा है तो ये किसका पार्ट है, स्लो स्टेप का। किसका, स्लो स्टेप को। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेट लॉ देके स्लो स्टेप पूछे या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछे। अब इसी बीच एक लड़का पूछता है कि सर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो क्यों होता है, ऐसा क्यों, सारे की दो तीन अगर रिएक्शन में स्टेप हो रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेप ही स्लो होता है, बाकी सब फास्ट हो जाते हैं। तो देखिए रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी लगती है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। तो होता क्या है, किसी किसी प्रोसेस में जो एंडोथर्मिक वाला स्टेप है, समझ में आ रहा है, मतलब जो एंडोथर्मिक वाला स्टेप है उसको हीट एनर्जी ज्यादा लगती है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर स्टेप को होने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, समझ में आया, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो एनर्जी अगर उसे ज्यादा लगती है तो वो स्टेप स्लो होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाला प्रोसेस जल्दी होता नहीं है, आप समझते हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार ऐसा बोला जाता है कि स्लो स्टेप है या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट देखिए, तो जी हाँ, कॉमन हमको कौन दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है। तो फ्लोरीन को मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, F है। अब मॉलिक्यूलैरिटी, तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा कौन डिसाइड करता है, स्लो स्टेप। तो ये एक और ये एक, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया, 2,
ठीक है, आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये 1 ये 1 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? जी हाँ, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो और अच्छी हो जाएगी। तो पहले आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट में नोट कीजिए। मैं स्क्रीन से इसलिए हट जाता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहे, वरना बीच में खड़ा रहूंगा तो आपको बार बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा, उसमें ढेर सारा टाइम लग सकता है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, NO2 plus O3 gives what? NO3 NO plus O3 gives NO3 plus nascent oxygen। ओके, मैं रिएक्शन पूरा लिख के देता हूँ आपको। फिर दूसरे स्टेप में NO3 plus nascent oxygen gives NO2 plus O2। अब ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, और ये क्या है? मान लीजिए ये नहीं दिया है, मिस्टेक हो गई, ये रिएक्शन दिया है और ये ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ये ऐसे 2 स्टेप दिया है, मान लीजिए ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, और आपको ओवरऑल स्टेप दे दी। तो ओवरऑल स्टेप क्या लिखोगे आप? NO plus O3 gives NO2 plus O2। ओके, इसमें रेट लॉ दिया है, R इज इक्वल टू K इंटू NO इंटू O3। तो आपको इस रिएक्शन में बताना है कि इस रिएक्शन में स्लो स्टेप कौन सा है। फर्स्ट क्या बताना है? स्लो स्टेप। और दूसरी चीज रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का एकदम लो लेवल का लल्लू कंजूसा सा। ठीक है, आप देख सकते हो स्लो स्टेप कौन सा है, ये देखिए, ये रेट लॉ में ही आया। तो आप देखिए कि ये किसका रिएक्टेंट है, ये किसका रिएक्टेंट है? NO3 और O, ये तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे तो ये दिख रहा है, ये। तो ये स्टेप कौन सा हो गया? स्लो। अरे सर ये तो आपने पहले ही लिख दिया था, क्या हम लोग को मामू बना रहे हो? अरे बेटा हो जाती है कभी कभी गलती, बातों को समझा करो। और दूसरा देख रहे हो रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, पूरे रिएक्शन में कहीं पे दिख रहा है ये? जी नहीं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा NO3 और हो जाएगा एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये दोनों क्या हो गए? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछ ली जाए तो 1 और 1 2, और इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऐड करो 1 + 1, तो रिएक्शन का ऑर्डर 2। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट और मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा SN1 और SN2 रिएक्शन में, जिसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझा था, और इसीलिए अपनी हेलोजन डेरिवेटिव की सीरीज को रोक के रखा था। अब वो भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस फ्यूचर अहेड। बाय।